रहेगा, उसके बाद के पेज में नहीं रहेगा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कुछ पेज में। चलिए शुरू करते हैं। पहला पेज ये है, ये पीडीएफ है, आप देख लेना, इसको समझाना है नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में है। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है 1897 में, प्रोटॉन 1920 में, न्यूट्रॉन 1932 में। किसने खोज की? इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर? चार्ज का परिमाण मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस एक ऊपर नेगेटिव एक ऊपर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना। अगर आप द्रव्यमान में देखोगे 1.67 यहाँ भी, 1.67 यहाँ भी, 10 घात में 27 यहाँ भी, 10 घात में 27 यहाँ भी, या तो यहाँ 5, 2 और 5 के अंतर, इससे थोड़ा सा ज्यादा ये है। तो अगर आप द्रव्यमान की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन, प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन, प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन। हां, लगभग देखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपको सेम मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपको सेम मिलेगा। ठीक है, ये टेबल याद रहनी चाहिए आपको, ये कहीं भी आ सकता है, साइंस में भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। चेन 2, ठीक। E मतलब इलेक्ट्रॉन, M मतलब मास, P मतलब प्रोटॉन, M मतलब मास, M मतलब मास, N मतलब न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन का मास द्रव्यमान होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एग्जैक्ट देखोगे तो न्यूट्रॉन भारी है प्रोटॉन से, लगभग देखोगे तो बराबर है। अगर यहाँ 1.672 है, 1.675 है, इससे तो ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ये तो भारी है। लगभग देखो दोनों बराबर है, लगभग देखो दोनों बराबर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1840 1837 होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब याद रखना है आपको। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन, प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ रहेगा सर, ये सब तुमको पता है जी। कई बार सवाल आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में है तो रदरफोर्ड करोगे, रदरफोर्ड नहीं है तो फिर आप बोल्स्टीन टिक करोगे। अगर आपके पास प्रोटॉन की खोज किसने की सवाल आता है, इलेक्ट्रॉन अगर रदरफोर्ड ऑप्शन है प्रोटॉन की खोज के लिए तो रदरफोर्ड टिक करेंगे आप, और अगर रदरफोर्ड नहीं है ऑप्शन में फिर बोल्स्टीन टिक करेंगे। ठीक है, आप पहले प्रेफर रदरफोर्ड को करेंगे। ठीक है जी। बाकी आपको पता है कि नाभिक के भीतर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कौन होता है न्यूक्लियस के भीतर? नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसलिए न्यूक्लियस धनावेशिक होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, धनावेशिक, इसलिए न्यूक्लियस क्या आपका? धनावेशिक, धनावेशिक। सवाल है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की? नाभिक की खोज किसने की? आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, सब नहीं पता है तो फिर सलाम मानिए। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। कब? 1911 में। 1911 में रदरफोर्ड ने खोज की नाभिक की। नाभिक क्या है? धनावेशिक। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर धनावेशिक, इसलिए आपका नाभिक जो है धनावेशिक होता है। सवाल है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ग्राम में बदलना है तो 1 से गुणा कर दो, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। एक ही ऑप्शन फिर सही नहीं है, जितना आपको पीडीएफ में मिलेगा सब आप रख लेना। ओके, याद रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है। चार्ज क्या किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण किसी दूसरी वस्तु पर क्या लगाती है? बल लगाती है। चेन 2, ध्यान से पढ़ने में ध्यान लगाओ। चार्ज किसी वस्तु का यह गुण है जिसके कारण किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। इट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू व्हिच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर मटेरियल। यह किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यह किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। अगर किसी वस्तु के पास पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी वस्तु के पास धनात्मक आवेश ज्यादा है, एरो ऊपर का मतलब जहां जहां मैं एरो ऊपर लगाऊंगा इसका मतलब ज्यादा, एरो नीचे लगाऊंगा इसका मतलब कम हो रहा है, एरो नीचे कम एरो ऊपर ज्यादा, ये समझ लेना। पॉजिटिव चार्ज कहीं पे ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग। और अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, अगर किसी के पास ऋणात्मक आवेश बढ़ रहा है, अगर किसी के पास ऋणात्मक आवेश बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग। अगर नेगेटिव चार्ज आवेश बढ़ रहा है, एरो ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशिक होता है। ठीक है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं अपने अंदर से तो मैं क्या होऊंगा? धनावेशिक होऊंगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मैं धनावेशिक होऊंगा, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूं, मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूं तो मैं ऋणावेशिक हो जाऊंगा। कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणावेशिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो धनावेशिक हो जाएगा। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। सर मुझे याद है, सीजीएस यूनिट नहीं आ रहा तुम्हें, स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा ऐसा कि सीजीएस यूनिट क्या है आवेश की, तो एसटीएटी स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन, 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 स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन। एसआई यूनिट आपको पता है कूलाम, एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पीयर सेकंड। अरे भाई आई बराबर होता है Q/T, यहां से Q क्या हो जाएगा? I × T, Q क्या हो जाएगा? I × T, तो कूलाम बराबर एम्पीयर × सेकंड, कूलाम बराबर एम्पीयर × सेकंड, कूलाम बराबर एम्पीयर × सेकंड। क्लियर? आगे बढ़े सर। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यस। क्यू बराबर एनी। इस तरीके का सवाल आता है। क्या है सर ये? देखो मेरी जेब है, ये मेरी जेब है। हाँ सर, इसमें पैसे हैं कि नहीं? पैसे नहीं। क्यों सर? अरे आजकल फोन से पेमेंट करता है, पैसे की क्या जरूरत? ठीक है सर, ये मेरी जेब है। इस मेरी जेब में मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये मेरी जेब है, मेरे पैंट की जेब, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल कितना आवेश होगा मेरी जेब में? 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश को मैं ई मान लूं तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 आवेश होगा कि नहीं? अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश को मैं ई मान लूं तो कुल कितना आवेश होगा मेरी जेब में? 3 ई। या मैं कहूं नहीं, इस मेरी जेब में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल कितना आवेश होगा मेरी जेब में? 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ई हो जाएगा, 5 ई। या अगर मैं कहूं मेरी जेब में ऐसे n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे n इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से ही चार्ज है, ऐसे n इलेक्ट्रॉन है, n से गुणा कर दो, n। ये क्या होगा? कुल चार्ज होगा मेरी जेब में, मेरी पॉकेट में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज e और ऐसे n इलेक्ट्रॉन है कि कुल आवेश हो जाएगा, इसको हम लिख दिया q। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में अगर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है n और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता है तो उसमें कुल आवेश होता है q बराबर n होता है, q बराबर n। यानी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश करता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और q क्या है? टोटल चार्ज। सर फार्मूला पूछा जाएगा, फार्मूला भी आता है, इसमें छोटे सवाल भी आते हैं, फार्मूला भी आता है, छोटे सवाल भी आते हैं। बोलो कप्पू, कप्पू नहीं पप्पू, कुमार रजनीश, बोलिए सभी लोग। नहीं आ समझ में? कमेंट करते रहो और बताते रहो, कोई दिक्कत है तो। Q बराबर N, Q क्या है? कुल आवेश, Q है कुल आवेश, E 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश को इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश को इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा कर दीजिए तो कुल आवेश मिल जाएगा। हाँ सर, तो बताओ देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर गुणा भाग का टाइम नहीं रख लेंगे, रख लो 6.25 × 10⁻18, ये रख लो चिंटू, सर आएगा। हाँ कहीं कहीं आएगा आपके एग्जाम में। 1 कूलम चार्ज अगर है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर 1 कूलम चार्ज है। अच्छा 1 कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 कूलम चार्ज है तो 10 गुणा कर दो, फिर 5.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 100 कूलम चार्ज है तो फिर 100 गुणा कर दो, 625 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मेरी जेब में 1 कूलम चार्ज है तो मैं बोलूंगा इसका मतलब वहां पे इतने इलेक्ट्रॉन है। मैं बोलूं मेरी जेब में 10 कूलम का चार्ज है तो वहां पे इतने इलेक्ट्रॉन है। मैं बोलूं मेरी जेब में 100 कूलम का चार्ज है तो वहां पे इतने इलेक्ट्रॉन है। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको याद रखना है। सब पूरा भाग करके निकालेंगे, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, टाइम नहीं पूरा भाग करने के एग्जाम में।
ठीक है सर, याद रख लेंगे। एक कूलाम चार्ज अगर कहीं पे है, एक कूलाम का आवेश है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कूलाम का आवेश है, इसका मतलब वहां पे 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपको रटा होना चाहिए। रट लोगे चिंटू? हाँ सर रट लेंगे। छपा हुआ पेपर में सही सवाल? हाँ छपा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास समान चार्ज है, सजाती है, सजाती मतलब सेम बिरादरी के, जैसे प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, उनके बीच प्रतिकर्षण लगता है। सेम चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस कोई लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज मतलब एक माइनस एक प्लस है, या एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस अपोजिट चार्ज है, रिपल्स। अपोजिट चार्ज के बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है। सॉरी, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सन का फोर्स लगता है। सेम चार्ज है मतलब समान आवेश के चार्ज है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण। और अगर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स, आकर्षण बल। ठीक है, सवाल आता है क्या? क्या सवाल आता है? सवाल आता है ग्लास की रॉड और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाए, ग्लास की रॉड और सिल्क क्लोथ को रगड़ा जाए तो किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा? ये सवाल आता है। क्या आता है सर? ग्लास की रॉड ले हम, शीशे की रॉड और रेशम का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा ले और रगड़ें तो किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव आएगा? ग्लास की रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। रेशम का जो रुमाल है, रेशम का जो कपड़ा है, रेशम का जो दुपट्टा है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। सवाल पूछा जाता है। अच्छा सर, नेक्स्ट फिर पूछा जाता है कि फुला हुआ गुब्बारा है, फुला हुआ गुब्बारा बैलून है, ये फुला हुआ गुब्बारा और एक ऊनी कपड़ा है, वुडन क्लोथ, इसको रगड़ा जाए तो कौन से किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा? अगर एक फुला हुआ गुब्बारा है, हवा भरा हुआ गुब्बारा है, बैलून है और एक ऊनी कपड़ा है, दोनों को रगड़ोगे तो जो आपका गुब्बारा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो ऊनी कपड़ा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऊनी कपड़े के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऊनी कपड़े के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, गुब्बारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? हाँ सर। फिर करंट का फार्मूला, करंट क्या है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी 1 सेकंड में बहने वाले आवेश को हम बोलते हैं धारा। 1 सेकंड में बहने वाले आवेश को, 1 सेकंड में जितना आवेश बह जाएगा उसको बोलते हैं धारा। अगर t सेकंड में q आवेश बह रहा है, t सेकंड में q आवेश बह रहा है तो 1 सेकंड में जो आवेश बहेगा q/t दैट इज कॉल्ड करंट। t सेकंड में q चार्ज हो रहा है, t सेकंड में जो चार्ज हो रहा है q/t, उसको क्या बोलेंगे? करंट। करंट आई होती है q/t। इसकी यूनिट कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। धारा की यूनिट क्या है? कूलम प्रति सेकंड। ऐसे बोलते हैं एम्पीयर, यानी 1 एम्पीयर बराबर 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड। आप यहां लिख सकते हो धारा बराबर चार्ज प्रति टाइम, विद्युत धारा बराबर आवेश प्रति समय, विद्युत धारा बराबर आवेश प्रति समय, करंट चार्ज पर टाइम, धारा बराबर आवेश प्रति समय, यानी 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड। याद रखना, ये सब आपको पता है। ये सारी करंट होती है एम्पीयर, 1 एम्पीयर और 1 कूलम प्रति सेकंड। एम्पीयर और कूलम प्रति सेकंड का कूलम क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा एम्पीयर टू सेकंड, कूलम हो जाएगा एम्पीयर टू सेकंड। सवाल पूछा गया 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम इज 1 एम्पीयर टू सेकंड, 1 कूलम इज 1 एम्पीयर टू सेकंड, 1 कूलम इज 1 एम्पीयर टू सेकंड। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे फास्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन सारी चीजों को बताते हुए पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है आपको पहले से पता हो। बोलिए। ठीक है, तुमको मुझसे बातें पढ़ने पर ध्यान लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? चिंटू, अगला सवाल आता है करंट डेंसिटी क्या होती है? धारा घनत्व। एकाकी क्षेत्रफल से बहने वाली जो धारा होती है उसको धारा घनत्व बोलते हैं। तो करंट फ्लोइंग यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, जैसे मैंने कहा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई पाइप है, इसका एरिया a है और इससे करंट I गुजर रही है। इसका एरिया कितना है? a, उससे करंट कितनी गुजर रही है? I। तो अगर a एरिया से I करंट पास हो रही है तो एकाकी क्षेत्रफल से यूनिट एरिया से करंट पास होगी I/a। तो I/a को हमने j कर दिया, j क्या धारा घनत्व। अगर a क्षेत्रफल से I करंट पास हो रही है तो एकाकी क्षेत्रफल से जो करंट पास होगी I/a। अगर a मीटर स्क्वायर एरिया से I करंट पास हो रही है तो यूनिट एरिया से कितनी करंट पास होगी I/a। इसको बोलते हैं j। करंट डेंसिटी को j से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट है इसके एम्पीयर, इसके मीटर स्क्वायर, एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी जो है ये होती है करंट पर एरिया, करंट को j से डिवाइड करती है, धारा को क्षेत्रफल से डिवाइड करती है, धारा घनत्व मिलता है। धारा घनत्व वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? धारा घनत्व वेक्टर क्वांटिटी है। दिखा हुआ चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। करंट को भी स्केलर राशि ही मान के चल सकते हैं हम, स्केलर राशि ही। करंट डेंसिटी को वेक्टर राशि मानते हैं। वेक्टर मतलब सदिश जिसके पास, और स्केलर मतलब अदिश। अदिश आवेश, अदिश धारा, अदिश करंट डेंसिटी, धारा घनत्व वेक्टर राशि है, सदिश राशि। इसकी यूनिट कूलम, इसकी एम्पीयर, इसकी एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। कोई तकलीफ? आइए अब आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की तरफ, जहां से सवाल आपके एग्जाम में आता है। रेजिस्टेंस क्या है? एक कंडक्टर ले लो, कोई चालक ले लो, उससे करंट पास कराओ। एक चालक ले लो, उससे करंट पास कराओ। जब करंट उससे गुजरेगी तो कंडक्टर, चालक करंट रास्ते में अवरोध डालेगा, विरोध करेगा। जो विरोध डालता है वो चालक करंट के रास्ते में, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी जब भी किसी वायर से, किसी मटेरियल से करंट होती है तो जो अवरोध डालता है मटेरियल, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट इज अपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट। ओम इसकी यूनिट होती है ओम, ओम सिंबल होता है ओम। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? अगर कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है? L, एरिया क्या है? A, ये इसका ये वाला क्षेत्र अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया, A लंबाई L है। रेजिस्टेंस का फार्मूला रो L/A। L लंबाई है, A एरिया। रो क्या है? रो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता। रो क्या है? इस पदार्थ की, जिस पदार्थ का ये वायर बना है, जिस पदार्थ का मटेरियल बना है, जिस पदार्थ का कंडक्टर बना है, उस पदार्थ की, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो। रो मटेरियल डिपेंड करती है। L क्या है? लंबाई। A क्या है? क्षेत्रफल। रो क्या है? रो एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, इसको रेजिस्टिविटी। इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। या तो रेजिस्टिविटी कहो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहो। रो एक नियतांक है जिसको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। रो को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी। सवाल रो किस पे डिपेंड करता है? रो किस पे डिपेंड करता है? रो डिपेंड करता है मेनली टेंपरेचर पे और मटेरियल पे। प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर एग्जाम में आता है तो मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? तापमान पे, पदार्थ पे। पदार्थ मतलब अगर एक मटेरियल है एल्यूमिनियम है, एक चालक एल्यूमिनियम का बना है, दूसरा चालक कंडक्टर कॉपर का बना है, तीसरा सिल्वर का बना है, तो तीनों के लिए रो अलग-अलग होगा। अगर तीन वायर हैं अलग-अलग मटेरियल के हैं तो तीनों के लिए रो अलग-अलग होगा। मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है। टेंपरेचर बढ़ाने पे रो आपका बढ़ जाता है, चेंज होता है। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। प्रेशर उतना इंपॉर्टेंट है, छोड़ो, ये दो ही मेन है। आप लंबाई के साथ छेड़छाड़ करो, आप क्षेत्रफल यानी एरिया के साथ छेड़छाड़ करो, रो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने लेंथ को चेंज किया, आपने एरिया को चेंज किया, आपके रेजिस्टेंस, आपकी रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन करने पर प्रतिरोधकता यानी रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो में फर्क किससे पड़ेगा? अगर आप तापमान बदलोगे, बदलाव करोगे, मटेरियल बदलाव करोगे। अगला सवाल यूनिट ऑफ रो क्या है? रो का फार्मूला R/L/A। रो का फार्मूला क्या है? R/L/A। यहां से रो क्या होगा? रो का फार्मूला क्या है? R का फार्मूला यूनिट ऑफ रो, R का फार्मूला रो L/A। यहां से रो क्या होगा? रो जगह R/L। रो क्या होगा? इसका टुकड़ा तो R/L। R यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, काट लिया ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर यूनिट होगी किसी, ओम मीटर यूनिट होगी प्रतिरोधकता की। ओम मीटर प्रतिरोधकता की यूनिट होगी, ओम मीटर लिखा तो है यहाँ। ओम मीटर सिंबल में यहाँ ओम, यहाँ मीटर, यहाँ ओम, यहाँ मीटर। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक की कहानी? लिखा हुआ रो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। रो जो है लंबाई पर और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी आगे वेल पानी आसमान पर आसमान विद्युत समानुपाती है। एरिया की विद्युत समानुपाती होता है, जो वायर का चालक का क्षेत्रफल होगा उसकी विद्युत समानुपाती होता है प्रतिरोध, और दूसरा जो प्रतिरोध का लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक,
सवाल है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या बोलना ओम मीटर, अभी पढ़ा हमने। रेजिस्टेंस का ओम है लेकिन रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओम मीटर। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है लेकिन रेजिस्टिविटी का मात्रक है ओम मीटर। सवाल है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन है? धारा, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व वेक्टर क्वांटिटी, धारा घनत्व क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगला सवाल है अगर लेंथ किसी वायर की इंक्रीज करें रेजिस्टेंस क्या फर्क पड़ेगा? r बराबर रो l अपॉन l बढ़ाओ तो r बढ़ेगा, l बढ़ाओ तो r बढ़ेगा, l बढ़ाओ तो r बढ़ेगा, ये बढ़ाओ तो बढ़ेगा, घटाओ तो बढ़ेगा, बढ़ाओ तो बढ़ेगा, घटाओ तो बढ़ेगा। तो लंबाई बढ़ाकर रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। फास्ट 10 2। ये सवाल है जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एक वायर को खींचकर उसकी लंबाई में बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे सवाल जब पूछे एक वायर को खींचा और खींच उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया या 3 गुना कर दिया या 5 गुना कर दिया तो अब नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो अगर एक वायर को खींच उसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दिया तो क्या होगा? देखो इसमें सारी कहानी लिखी हुई है, आपको सारी कहानी नहीं याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है? अगर किसी वायर को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। लंबाई को n गुना बढ़ाओगे खींच करके और मान के चलो उसका आयतन नियत है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ेगा। इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड n टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग इट देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस n स्क्वायर टाइम्स। अगर आपने लंबाई को n गुना बढ़ाया रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 था, आपने वायर को खींचा उसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? नया रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा n स्क्वायर R1। नया रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा n स्क्वायर R1 यानी नया रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस से n स्क्वायर गुना हो जाएगा। वही है, उसका डेरिवेशन क्या है यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक वायर को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगा लेकिन आयतन नियत रहेगा। अगर एक ही वायर को आप खींचते हो, खींचोगे तो लंबाई तो बढ़ेगी। हाँ, वायर पतला भी तो होगा। हाँ, वायर पतला होगा। एक चुंबक को निकाल खींचते हो नहीं खींचते हो? हाँ सर, जितना खींचोगे उतना पतला होगा वो। तो अगर आप वायर को खींचते हो तो लंबाई तो बढ़ती है लेकिन उसका क्षेत्रफल घटता है, आयतन उसका नियत रहता है। आयतन क्या रहता है? नियत। ठीक है, तो आपको इस डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए पहले लंबाई कितनी थी? L थी, आपने खींच दिया, खींचने के बाद लंबाई n × L हो गई। पहले कितनी लंबाई थी? L। अब लेंथ कितनी होगी? n × L। एरिया पहले ज्यादा था, एरिया कम हो गया भाई, खींच दिया तो एरिया कम हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया। पहले ज्यादा एरिया था, पहले क्षेत्रफल ज्यादा था, क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है, लंबाई बढ़ गई। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ उसको आप याद रखना कि अगर एक वायर को खींचें इस तरीके से खींचें उसका आयतन नियत रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो अगर उसकी लंबाई को हम खींच के n गुना बढ़ाएं तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? पहले रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर गुना हो जाएगा। नया रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। इस सवाल का आंसर बताओ। एक वायर को खींच उसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज स्क्वायर टाइम यानी अगर वायर को खींच उसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ाया गया, वायर को खींच के उसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ जाएगा। वायर को खींच उसकी लंबाई को 5 गुना किया गया, 5 गुना बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस 25 गुना बढ़ जाएगा। वायर को खींच उसकी लंबाई को 6 गुना बढ़ाया गया, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 36 गुना बढ़ जाएगा। वायर को खींच की लंबाई को 8 गुना बढ़ाया गया, रेजिस्टेंस 64 गुना बढ़ जाएगा। जितना खींच करोगे रेजिस्टेंस, जितने गुना बढ़ाओगे आपका जो रेजिस्टेंस उससे स्क्वायर टाइम्स 12 गुना बढ़ जाएगा। यानी ये फार्मूला है। नया वाला रेजिस्टेंस जो है, नया वाला रेजिस्टेंस R न्यू, ये हो जाएगा n स्क्वायर × R ओल्ड। अगर पुराना रेजिस्टेंस R ओल्ड है, नया रेजिस्टेंस R न्यू है, तो न्यू रेजिस्टेंस n स्क्वायर × R ओल्ड। n क्या कितने गुना लंबाई को बढ़ाएगा। ठीक है, ये सवाल बताओ। एक वायर का रेजिस्टेंस 0.01 ओम है, वायर को खींच उसकी लंबाई को 10 गुना बढ़ा दिया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.01 ओम एंड इट्स लेंथ इंक्रीज 10 टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग इट, देन रेजिस्टेंस विल बी। नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो नया रेजिस्टेंस क्या होता है? n स्क्वायर × पुराना रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस होगा n कितना है? कितने गुना बढ़ाएगा? 10 गुना। पुराना रेजिस्टेंस ये, तो करो सॉल्व करो, 1 हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत? कमेंट करके बोलते रहो, कोई कंफ्यूजन हो तो। टीम अल्फा, निर्धर, चेतन, मधुरेंद्र उपाध्याय, हाँ ये चैप्टर तो पार्टी में भी काम कर जाएगा आपका। यस, कमेंट भी करते रहो। हाँ ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चिंटू सर ये सवाल आएगा, अब ये सवाल नहीं आएगा तो बोलो क्या आएगा? सर ट्रेड में आने लायक है, यही सब तो आएगा ट्रेड में। कई बार जो चीजें आसान होती हैं, जहां से आसानी से नंबर आ सकता है, आप उसको चीज हलवा लगती है। क्या है ये सब? सर ये सब चीजें इजी हैं, स्कोरिंग है, पार्टी में भी काम कर जाएंगे, ट्रेड में तो आएंगे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक सवाल ये है, एक वायर की लंबाई को 4 गुना कर दिया गया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये सवाल उस सवाल से अलग है, ध्यान से देखना। कैसे अलग है सर? तो वायर की लंबाई 2 प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। एक तो कैसे, जैसे वायर है मेरे हाथ में, मैं इसको खींचूं, जैसे चिंगम होता है खींचते हुआ, खींचूं तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। हाँ सर, लंबाई बढ़ेगी तो एरिया यानी क्षेत्रफल कम होगा। अगर ऐसे खींचा जाता है वायर को खींच कर